वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट जो कि एक रिसर्चर है, एजुकेटर है, म्यूजियम स्पेशलिस्ट है, हेरिटेज एक्सपर्ट है और साथ ही एक आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में। सो आप एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Okay. Hi everyone, I am Pratishtha Mukherjee and presently I was working with Archaeological Survey of India as young archaeologist, and also I am pursuing my PhD in Archaeology and Ancient History from the MS University, Baroda. So I have worked with lots of museums and field explorations, excavations, research papers, publications, all in archaeology. And I specialize in early historic archaeology and art and architecture, iconography and sculpture. सो प्रतिष्ठा, मे आई नो आपने आर्कियोलॉजिस्ट बनना ही क्यों डिसाइड किया? Actually, it is a story from my childhood. तो मेरे पापा को ऐसे हिस्ट्री के बारे में ना पढ़ना लिखना बहुत पसंद था. He is apparently a lawyer, but he has a soft side for history. तो बचपन से ही वो मुझे म्यूजियम्स लेके जाते थे घुमाने के लिए. वो बताते थे कि ये इतने साल पुराना है, वो इतने साल पुराना है. सो आई वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड कि ये सामान यहाँ आता कैसे है, हाउ डिड ये म्यूजियम तक पहुँचता कैसे अगर इतना साल पुराना है तो. सो उस टाइम से फिर पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, यू हैव टू सर्च इट आउट. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू किया, मतलब इधर उधर पढ़ती थी. फिर 6th क्लास में हम सबसे पहले आर्कियोलॉजी का टर्म पढ़ते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, एंशिएंट हिस्ट्री. तो उस टाइम से मुझे था कि ये आर्कियोलॉजी टर्म बड़ा फैंसी है, आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च. तो उस टाइम से मैंने सोचा कि अब तो आर्कियोलॉजिस्ट चाहे कुछ भी हो. तो उसके बाद से टुडे आई एम हियर. तो थैंक यू प्रतिष्ठा. तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट. और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन देखते हैं ये पॉडकास्ट कहाँ तक जाता है. तो प्रेजेंटली अगर इंडिया में किसी प्लेस की बात की जाए तो मेरे माइंड में सबसे पहले आता है एलोरा केव्स. तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज़. अभी एलोरा केव्स जो है वो आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में सिचुएटेड है. अभी एलोरा केव्स जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंडर पेट्रोनेज जब मिला था तो उस दौरान ये सारे केव्स को बनाया गया है. और ये ऐसा है कि मतलब बनाया नहीं गया है, इसको ना हेवन किया गया है, स्कूप आउट किया गया है कि छेनी हथौड़े से इसको तोड़ तोड़ के बनाया गया. और एलोरा केव्स में क्या है कि वहाँ पे 32 केव्स हैं, जिसमें से केव नंबर 16 जो है, जिसको कैलाशनाथ बोला जाता है, दैट इज द मोनोलिथिक टेम्पल एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वुड से. कि वो पूरा रॉक कट है और ऊपर से बना है. यूजुअली क्या होता है, बिल्डिंग हमेशा नीचे से ऊपर बनती है, वो उसको ऊपर से नीचे बनाया गया है स्कूप आउट करते हुए. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यही सोचते हैं कि अगर स्कूप आउट किया गया है, खोद के निकाला गया है, तो वो जो रॉ मटेरियल, जो डेबिटाज जो है, जो कचरा निकला है, वो कहाँ है. तो उस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज है उसको रिलेटेड कि शिव जी यहाँ आए थे, पार्वती उनको छोड़ के चली गई थी, तो शिव जी उनको यहाँ मनाने के लिए आए थे. तो ये स्टोरीज कितनी ट्रू है उसका कोई एविडेंस नहीं है, बट सिंस ये हमारे कल्चर में इतने टाइम से चली आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर. और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वहाँ पे जो केव्स है वो सिर्फ ब्राह्मणिकल नहीं है, बट बुद्धिस्ट भी है, जैन केव्स भी हैं. और उन केव्स के अंदर हमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि केव नंबर 31-32 है, उसको इंद्र सभा बोला जाता है. तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको इतनी सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी और वो आपको सच में लगेगा कि आप इंद्र की सभा में आए, कि अभी इंद्र खुद उतर के आएंगे सीढ़ियों से आपके साथ बात करें. एंड द पेंटिंग्स आर सो रियलिस्टिक और इतने फ्रेश है वो पेंटिंग्स, यू विल फील दैट कि शायद पेंटर अभी थोड़ी देर में वापस आके ही इज गोइंग टू डू द रीटचेस. इट इज सो ब्यूटीफुल. और उसमें हमको काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलता है, बट एलोरा केव्स का सबसे मेन इंटरेस्टिंग इज द कैलाशनाथ टेम्पल.
अच्छा, वैसे इन पेंटिंग्स के थ्रू अभी तक ऐसा कोई एविडेंस मिला है कि जिससे पता पड़ सके कि एलोरा केव्स इतनी साल पुराना है, इतनी ईयर्स पुराना है? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी एक्चुअली क्या है कि हम ना मटेरियल एविडेंस के ऊपर बात करते हैं कि अगर ये इवेंट हुआ है और उसके लिए ये आर्कियोलॉजिकल या फिर एविडेंस है, मटेरियल में एविडेंस है, तो वो बातों को आप प्रूव कर सकते हैं। बात ये है। तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे लिखा जाता है कि इस डेट में विक्रम संवत में इस डेट में ये टेम्पल की स्टार्ट किया गया था। तो उससे हम जब प्रीडेट करते हैं तो पता चलता है कि इट इज़ डेटिंग टू अराउंड 1500 ईयर्स बैक। ओके। सो अगर आप इंडस वैली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बताना चाहें तो प्लीज़। एक्चुअली जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट सबकॉन्टिनेंट। ये इस पूरी पृथ्वी में 4 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हैं। एक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइनीज और हमारा फोर्थ है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सेड टू बी द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनिज्म के हमको एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप अगर स्कूलों में या फिर कॉलेज में जब इंडस वैली पढ़ाया जाता है, हमेशा उनका इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम बताया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम उनका इतना जी जी। सो दैट इज द थिंग कि बट सबसे सुंदर बात ये है कि 5000 साल पहले आप इंजीनियरिंग का लेवल देखिए, सोचने का ढंग देखिए कि उन्होंने इतना सुंदर बनाया है। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि मोहिंजोदारो, पाकिस्तान में बहुत बारिश हुई है, मोहिंजोदारो में बहुत बारिश हुई है। जो नए नाले उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, दे फेल्ड। सो द इंडस वैली की जो साइट्स थी वो ड्रेनेज सिस्टम ने शहर को बचाया। सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितना अच्छा या कितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने सिस्टम बनाया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के बारे में अगर आप देखें तो अर्बनिज्म मैंने इसलिए कहा क्योंकि अर्बनिज्म के 10 पॉइंट्स होते हैं जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने दिए हैं कि अर्बन मतलब आपके पास राइटिंग होना चाहिए जो इंडस वैली के पास है, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, फिर आपके पास करेंसीज होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारा इंडस वैली फुलफिल करता है। एक और बात ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अब सिर्फ इंडस वैली नहीं बोला जाता है, उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पार्टीशन के बाद से जो मेजर साइट्स थे वो तो उधर चले गए, वेस्ट के पास चले गए। बट इंडिया ने भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स ढूंढे हैं, जैसे कि राखी कड़ी है, धोलावीरा है, उसके बाद लोथल है, और भी कालीबंगन, बनावली, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको टिपिकल हड़प्पन पॉटरीज देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, प्लान्स, लेआउट्स ऑफ द सिटीज़ देखने को मिलता है। तो इंडस वैली के बारे में आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लोग को ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ओके। बट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि जैसा आपने बताया कि इंडस वैली 5000 ईयर्स पुराना है, राइट? और देखा जाए तो द्वापर युग, किशन जी का जो टाइम था वो भी 5000 ईयर्स पुराना है। तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है या फिर इंडस वैली के जो लोग थे वही द्वापर युग के लोग थे? तो ऐसा क्या है, कुछ बताइए प्लीज़। एक्चुअली क्या है कि ना जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस हमको देखने को मिलता है, द्वापर युग, त्रेता युग और ये सारी युग, तो ये लोग हमको अराउंड 10,000 ईयर्स, 20,000 ईयर्स बताते हैं। बट जब हम आर्कियोलॉजिकली इन सब चीज़ों को देखते हैं तो उस टाइम पे हमको कोई मटेरियल एविडेंस देखने को नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रही कि टेक्स्ट झूठ बोलते हैं या गलत पोर्ट्रे करते हैं, शायद उनमें भी कुछ तथ्य होंगे। बट अगर आप आर्कियोलॉजिकली देखें तो उस टाइम पर हमारा एवोल्यूशन हो रहा था। हम अभी भी नियोलिथिक फेज में आ रहे थे, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, सेटल होना सीख रहे थे। तो वहाँ पे हाँ, वो जो भी कहानियाँ हैं वो पक्का हिस्टोरिकल फिगर्स रही होंगी, क्योंकि हमेशा से इंडिया में स्मृति और श्रुति का चला है, बोल के और याद करके ही चला गया है। तो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन की छोटी सी बात को बड़ा कर चढ़ा करके दिखाया जाए।
बट हाँ, उनमें कुछ तथ्य रहे होंगे, पर जब हम मटेरियलिस्टिक उन चीज़ों को देखते हैं, ट्रेस करने की चीज़ को मिलते हैं, तो वैसा हमें कुछ पैरेलल ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलता है। एंड मुझे क्या लगता है ना, जब भी इंडियन हेरिटेज की कहीं भी बात हो तो आई डोंट थिंक कि खजुराहो टेम्पल्स का नाम नहीं आए। तो उनके बारे में कुछ बताइए, और उनका आर्किटेक्चर क्या कहता है, क्या स्टोरीज दर्शाता है, ऐसी कोई स्टोरीज आपको पता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली क्या है, खाजूर एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना टेम्पल या आर्ट का इंडिया में, एंशियंट टाइम से उसका काम सिर्फ ये नहीं था कि आप आए, देखें और चले जाए। उसका एक खुद का एक फिलोसॉफिकल, एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक एस्थेटिक वैल्यू है कि जब आप टेम्पल को देख रहे, टेम्पल को बोला गया है कि वो खुद में एक कॉस्मोस है, खुद एक यूनिवर्स है। आप जो पूरी पृथ्वी में देख रहे हैं, आप वो टेम्पल में है, और वो एक ये चीज़ दर्शाता है कि आप दुनिया की जो मोह माया है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसको आप छोड़ के जब आप मंदिर के अंदर घुस रहे हैं, गर्भगृह में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, तो आप एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट लेने जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था टेम्पल का एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में, और आज लोग इसका कॉन्टेक्स्ट भूल चुके हैं। उनको लगता है हम जाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे, पाप धुल जाएगा। बट वही है कि आप जो ये दुनिया का मोह माया है ना, आप उसको छोड़कर आप भगवान के पास जाए, कि आपको मोक्ष मिले, आपको लिबरेशन मिले। लिबरेशन का मतलब ये नहीं कि आप मतलब वो लाइफ के चक्र से निकल जाए, बट यहाँ पे मोक्ष का मतलब है कि आपको मेंटल पीस मिले, आपको खुद को शांति मिले। सेल्फ, अभी आजकल जैसे नया ट्रेंड है सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें, खुद का मेंटल वो होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है। हमारे लिटरेचर, हमारे टेम्पल्स, हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब यही दर्शाते हैं कि खुद को खुश रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आप टेम्पल में आते हैं, आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने लिए यहाँ भगवान के पास। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया में रहा, और आज भी आई थिंक लोगों को यही फॉलो करना चाहिए। अभी खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है, उसको अभी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ओहदा मिला हुआ है, और मिलना भी चाहिए। और ये जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे चंडेला डायनेस्टी के अंडर बने। चंडेला डायनेस्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनेस्टी, बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस उसमें आए हैं, बट उनका जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर है वही है उनकी सबसे सुंदर जानकारी। और ये भी कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड जो है, दैट इज 3rd to 4th सेंचुरी CE, उस टाइम पे ना टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो शुरुआत हुआ। और चंडेल डायनेस्टी के आते आते ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपने एपिक्स पे पहुंचता है, जेनिथ पे पहुंचता है। क्योंकि आप जब इनिशियल टेम्पल्स हम देखते हैं, जो कि टेम्पल नंबर 17 है सांची में, फिर देवगढ़ टेम्पल है भीतरगांव में, उसके बाद दशावतारा टेम्पल्स है, इसमें आपको क्या मिलेगा कि एक मंडप मिलता है, और फिर आपको एक गर्भगृह देखने को मिलता है जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, विच इज कॉल्ड एन अधिष्ठ और पीठा। तो ऐसे करके प्लिंथ के ऊपर वो बना हुआ। बट जब हम फाइनल स्टेज चंडेल डायनेस्टी में देखते हैं कि उसमें आप एक और रेज्ड प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप एक ह्यूमन को 3-4 बार खड़ा करेंगे एक के ऊपर एक, उतना हाइट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर, जिसको अधिष्ठान। फिर आप घुसते हैं तो आता है अर्ध मंडप, फिर आता है गूढ़ा मंडप, फिर आता है अंतराल, फिर आता है गर्भगृह, और उसके ऊपर आता है हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर, जो ट्रायंगुलर शेप का ऊपर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द शिखर। और इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जर्नी जो है शिखर की, वो भी बहुत ग्रेजुअली देखने को मिलता है। इनिशियली हमको शिखर देखने को नहीं मिलता। इस टेम्पल की ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उसमें अराउंड 200 टेम्पल्स हुआ करते हैं। बट सिंस इंडिया हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ इन्वेशंस, रिलीजियस या फिर आपका मटीरियल, किसी भी चीज़ का इन्वेशन इंडिया ने हमेशा से, तो उन इन्वेशंस में काफ़ी सारे टेम्पल्स यूज़ हो। बट अभी भी अराउंड 100 टेम्पल्स बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री लेवल पे, बहुत ही टूटी फूटी हालत में अभी तक गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे लक्ष्मीनाथ टेम्पल है, और भी बहुत सारे शिव के टेम्पल हैं, बट सबसे फेमस है कंडरिया महादेव। अगर आप खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको कंडरिया महादेव टेम्पल ही दिखाया जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल।
और एक और मिसकंसेप्शन अबाउट द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ये है कि उस पे हमेशा इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए उसको जाना जाता है कि खजुराहो जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत इरोटिसिज्म देखने को मिलता है। बट जब आप एक्चुअली विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक ही वॉल है, द वेस्टर्न और द ईस्टर्न वॉल है, जहाँ पे आपको ये काम से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट वहाँ पे सिर्फ काम ही नहीं, वहाँ पे एवरीडे लाइफ भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक दिनचर्या देखने को मिलता है लोगों का, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो यही सब दर्शाता है कि जो टेम्पल था वो एक सेंटर ऑफ नॉट ओनली फॉर रिलीजियस अफिनिटीज बट अ कल्चरल सेंटर भी था, कि आप वहाँ पे आके अपना कल्चर सीखते हैं। बाहर से कोई आता है, ट्रेड रूट से कोई आया, तो वो देखता है कि चलो इंडिया में इतने टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमको देखने को मिलता है, डेली लाइफ ऑफ पीपल क्या रहे होंगे। जब हम ग्रीस या रोम का आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अरे भाई ग्रीक लोग ऐसे कपड़े पहनते थे और या फिर ऐसे घर पे रहते थे। बट वही इंटरेस्ट, वही इंथुसियाज्म इंडिया के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे थे। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस प्रूव कर चुके हैं कि हमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि उस टाइम के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, नॉट ओनली विमेन बट ऑल्सो मेन। उस टाइम के प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे थे और फ्लोरा फौना कैसा रहा होगा, आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा, डिज़ाइंस कैसे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खजुराहो में देखने को मिलती हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल के बारे में मैंने एक मिथ सुनी हुई है कि उसको एक दिन में विश्वकर्मा जी ने बनवाया था, तो क्या रियलिटी है उसकी, आपको क्या लगता है? एक्चुअली अगर आप खुद कभी कोणार्क टेम्पल गए होंगे, ये कहानी मैंने भी सुनी है कि एक दिन में तैयार हुआ है। बट अगर आप टेम्पल को देखें तो वो, देखिए एक दिन में कैसे तैयार हुआ होगा वो मुझे सच में समझ में नहीं आया, क्योंकि वो टेम्पल इतना मेजेस्टिक है, उसका जो नट मंडप है वो ही इतना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो रेखा ड्योल रहा होगा, जो पीछे का जो ओरिजिनल टेम्पल है वो शायद कितना बड़ा रहा होगा। तो आई थिंक इसे इट इज़ अ मिथ जस्ट टू शोकेस कि कितना रिच है वो एरिया, या टू जस्ट टू पोर्ट्रे दैट पर्सन कि वो कितना ज़्यादा बड़ा आर्किटेक्ट रहा होगा या कितना इम्पोर्टेंट स्टेटस करता होगा। बट ह्यूमनली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में एक टेम्पल खड़ा कर सकें, क्योंकि अगर आप खुद विजिट करेंगे, इट इज़ सो इंट्रिकेटली कार्व्ड, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डेमोन्स्ट्रेटेड, तो वो एक दिन का काम तो पक्का नहीं है। हाँ, ये कहानी चली आ रही है, ज़रूर है ये कहानी, मैंने भी सुनी है, बट इट कैनॉट बी प्रूवन आर्कियोलॉजिकली और मटेरियलिस्टिकली। अभी तक मतलब कोई एविडेंस उसका? नहीं, अगर अभी मैं बोलूँ कि मैंने एक दिन में बुर्ज खलीफा बनाया है, कहीं मैं लिखवा दूँ, तो ये तो कहानी की तरह चलता ही रहेगा। बट क्या वो सच में एक दिन में बना है? नहीं। तो वही बात। अगर आप अपनी साइड से कुछ बताना चाहें, अपनी फाइंडिंग्स, रिसर्च, समथिंग एल्स, प्लीज़। तो फिर मैं अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती, कुछ एकदम पक्का नहीं बताऊंगी क्योंकि वो डेटा पब्लिश्ड नहीं। तो अभी मैं यक्ष के ऊपर काम कर रही, तो आपने सुना होगा यक्ष, नागा, अप्सरा, गंधर्व, इन लोगों के बारे में। बट जब हम यक्ष के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हमेशा एक मिसलेनियस कैटेगरी की तरह ट्रीट किया गया है, कि जब क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया, कोई स्कल्पचर समझ में नहीं आया, तो उसको हमेशा यक्ष बोला गया। तो मेरा काम यही है कि जो यक्ष का जो कैटेगरी है वो मिसलेनियस नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी रहा होगा। अब यक्ष जो है उनको हमेशा पानी के साथ या फिर पेड़ पौधों के साथ नेचर डियोटीज बोला गया है हमेशा से। अगर आप महाभारत देखेंगे तो वहाँ पे यक्ष प्रश्न आता है, यक्ष इसको वन ऑफ द पांडवास, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो उनको क्वेश्चन करते हैं कि युधिष्ठिर को क्वेश्चन करते हैं अबाउट लाइफ, फिलोसॉफी, सोशल लाइफ, धर्म के बारे में पूछते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं बट राइटियसनेस, जो सही है उसके लिए स्टैंड, उसको धर्म कहा जाता है। तो उसके बारे में बोलते हैं। तो हमें टेक्सचुअल रेफरेंसेस तो बहुत देखने को मिलते हैं कि यक्ष के बारे में आता है
बट उसका ओरिजिनल रोल क्या था। इवन दो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, काम किया है, बट उसके फाइंडिंग्स जो है ना वो कभी भी क्या बोलूँ होलिस्टिक नहीं होते। हमेशा से वो है कि ऐसा रहा होगा, बट माई वर्क इज टू प्रूव दैट कि ऐसा रहा होगा नहीं, ऐसा ही है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। और बहुत सारे फोक डियोटीज को मैं